रोडीज़ की जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2012 में, और 2012 में मेरी एज थी कुछ 22-23 साल। तो जवान खून था और जज्बा था कि कुछ करना है। एक्सरसाइज में अच्छी करता था, अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देता था, लेकिन रोडीज़ जो है वो फिज़िकल से ज़्यादा मेंटली गेम रहता है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में था, मुझे पता था कि लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, उनके दिमाग से कैसे खेलना है, तो मेरे लिए वो दोनों कॉम्बिनेशन काम कर गए। मैं पॉलिटिकली भी अच्छा गेम खेल गया रोडीज़ के अंदर, और फिज़िकल भी अच्छा खेल गया। तो मैंने जो ग्रुप थे अंदर उनको अपनी तरफ किया, टास्क में अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन रोडीज़ धीरे धीरे, जैसे रोडीज़ का नशा जो है वो मेरे दिमाग में चढ़ा कि अब तो मैं विनर बन गया हूँ, बॉम्बे आ गया। उसके बाद काफ़ी दिमाग जो है वो ख़राब हुआ, पार्टीज़ में जाना शुरू कर दिया। लोगों को मतलब जो मेरे दोस्त थे जिनको मैं बचपन से जानता था उनको मैंने अलग कर दिया, उनके साथ मैं कांटेक्ट ख़त्म कर दिया कि मैं तो स्टार बन गया हूँ भाई, और तुम तो बहुत छोटे आदमी हो मेरे आगे। तो वो आ जाता कहीं ना कहीं, इंसान के दिमाग ख़राब हो जाते जब आप रातों रात इतने बड़ी सक्सेस देख रहे। उस टाइम रोडीज़ बहुत सक्सेस शो माना जाता था। फिर उसके 2 साल 3 साल तक सब चलता रहा, मैंने काम से फोकस हट गया, पैसा जितना भी मैंने कमाया था वो सब ख़त्म होने लग गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसों की। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो वो भी 1-2 साल तक करते, उसके बाद बोलते बेटा खुद ही काम कर तू और खुद ही कमा। तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो 2015-16 आते आते मैं बिल्कुल बैंकरप्सी में आ गया। रहने के लिए कोई स्टे नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, यार दोस्तों से बिगाड़ ही चुका था, किसी ने हेल्प करनी नहीं थी उन दिनों। तो वो था एक टाइम जो मेरा बहुत लो फेज़ था, पर फिर धीरे धीरे वहाँ से मैंने अपने आप को बैक बाउंस किया और ग्रो किया दोबारा से। तो आज मैं उन सब रिश्तों को भी अहमियत देता हूँ। तो सर, तब का जो विकास था और आज जो विकास है, तब का मतलब जब पहली बार हमने आपको टीवी पर या ऑडिशन में देखा था, उस दौरान या उससे पहले की ज़िंदगी में जो विकास था और आज जो है, उसमें क्या अंतर है, क्या फ़र्क आया है? क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या बुरी चीज़ें हुई हैं उसकी पर्सनालिटी के अंदर? कि बुरी तो कुछ भी नहीं हुई है, क्योंकि इंसान बदलता है तो अच्छे के लिए बदलता है हमेशा। हाँ, अच्छा बहुत कुछ हुआ है कि पहले मैं अपनी कामयाबी को, पैसों को सर पे चढ़ा देता था, अब मैं उसको सर पे नहीं चढ़ाता हूँ। पहले मैं रिश्तों को अहमियत नहीं देता था, अब मैं पहले रिश्तों को अहमियत देता हूँ। पहले मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त, उन सबको मैं इतना मतलब समझता नहीं था कि वो क्या है। अब मैं हर इंसान को रिस्पेक्ट देता हूँ, अपने से बड़ा हो या छोटा हो। अपने काम से काम रखता हूँ। पहले मैं ड्रिंक करता था, स्मोक भी करता था, नॉन वेज, बहुत मतलब लाइफस्टाइल पूरा अलग था। अभी मैं बिल्कुल सब चीज़ें छोड़ के अपने सिर्फ काम पे फोकस करता हूँ, अपनी फैमिली पे फोकस करता हूँ, अपने बिज़नेस पे फोकस करता हूँ। तो एक फोकस्ड ज़्यादा हो गया हूँ पहले के मुकाबले। पहले लाइफ में कुछ एम नहीं था, अब लाइफ में एम है कि कुछ बड़ा बनना है, कुछ नाम कमाना है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, पर वो अच्छे के लिए ही हुई हैं। उसमें कुछ बुरी, लोग कहते हैं ना कि बदलो तो अच्छे के लिए बदलो, नहीं तो फिर बुरे ही सही। तो मैं बदलाव हुआ जो वो अच्छे के लिए हुआ है, और जो भी बुरा था मेरे साथ, जो अभी मेरे जहन में जो चीज़ें रहती थी, वो सब चेंज होके एक अच्छे रास्ते पे मैं अभी चल रहा हूँ फ़िलहाल। बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि बड़ा बनना है, तो इतने बड़े तो आप बन गए हैं, मतलब अभी और कहाँ जाना है, कितना बड़ा बनना है? नहीं, देखिए बॉम्बे में ये तो बहुत, ये कुछ भी नहीं है। ये तो अभी शुरुआत ही आप इसको बोलो, क्योंकि बड़े की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप कितने भी बड़े बन सकते हो, उसका कोई ये नहीं है कि आज मैंने 50 लाख रुपए कमाने लग गया तो मैं बहुत बड़ा बन गया। 50 लाख रुपया तो बॉम्बे में कुछ भी नहीं माना जाता है आजकल। तो ऐसा कुछ है कि इससे आगे जाना है, या कम से कम इतना कुछ सेट कर रखा है? कोई पैमाना सेट किया है आपने? नहीं, पैमाना या इतना करना है, अडानी को पीछे छोड़ना है? नहीं, वहाँ तक तो अभी नहीं मैं पहुँचा हूँ कि अडानी अंबानी, सबकी अलग जर्नी होती है लाइफ में। हर इंसान अंबानी, हर इंसान अडानी या हर इंसान टाटा बिरला नहीं बनता। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना है, ऑब्वियस सी बात है। और अभी मैंने अपना जो एम जो बना रखा है वो ये है कि एक दिन बॉम्बे शहर के अंदर मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मेरी खुद की ओन प्रॉपर्टीज़ होंगी। इतना मैं इन अपने दिमाग में रख रहा हूँ कि इस शहर ने एक बार मेरे पास रहने का घर नहीं था, रात को मैं गाड़ी में भी सोया हूँ, खाने के पैसे नहीं थे तो मैं भूखा भी रहा हूँ। तो ये है कि एक दिन मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो मेरी जो पुरानी यादें हैं वो कहीं ना कहीं मिट जाएंगी कि हाँ, इस शहर ने मुझे एक दिन घर नहीं दिया था और आज इस शहर ने मुझे इतना कुछ दे दिया। सर,
मुंबई के बारे में क्या ख्याल है आपका, मतलब कि मुंबई किस तरीके से आपसे, आपकी ज़िंदगी से और भावनाओं से जुड़ा हुआ है? मुंबई तो बहुत मतलब मेरी जान से ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। मैं दिल्ली में एक दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता हूँ। मैं अपने ससुराल भी जाता हूँ या अपने घर भी जाता हूँ तो मैं नेक्स्ट डे आ जाता हूँ, या तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ वहाँ पर 2 दिन के अंदर ही। क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो हवा है, वो मेरे अंदर बस चुकी है कि अब मैं बॉम्बे से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती जितनी कर्म भूमि होती है। तो इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अच्छा, ये शहर सबको देता है, पर पहले टेस्ट करता है कि आप उसके लायक हो या नहीं हो। आप शुरू में जो भी बॉम्बे में आता है उसको बहुत अच्छे से ही अपनाता है, पर फिर जैसे समुंदर अपनी सारी गंदगी को बाहर फेंक देता है, वैसे ही ये उन लोगों को बाहर कर देता है जो इस शहर के लायक नहीं होते। तो मैं उन लोगों को भी बोलूँगा कि जो बॉम्बे आना चाहते हैं वो अच्छे मन से आएँ, काम के मन से आएँ। अगर वो चाहते हैं यहाँ पे सेटल होना तो उनको काम करना पड़ेगा। अय्याशियाँ, घूमना फिरना, पैसे की बर्बादी, ये 2 दिन में आपको दिखा देता है बॉम्बे। अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपए भी हैं तो भी ये 2 दिन के अंदर आपको ऐसा कर देगा कि आप रोड पे आ जाओगे। और अगर आप रोड पे हो और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो ये आपको रातों रात अरबपति भी बना देता है। तो मेरे लिए तो बॉम्बे से बढ़कर कोई शहर नहीं है अभी फ़िलहाल। ओके। तो सर, आप पॉजिटिव रहने के लिए क्या करते हैं लाइफ में, कि मतलब हमेशा कभी ना कभी इंसान नेगेटिव होता ही है, या दुख तो सर्वोपरि हैं ही। नहीं, नेगेटिव तो हाँ, खुश रहने के लिए नेगेटिव तो मैं रोज़ ही होता हूँ। जैसे ही मैं रात सुबह उठता हूँ, सबसे पहले तो अपने आप को बोलो कि देख, सब ठीक होगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी जाएंगे। यहाँ तक पहुँचाया ऊपर वाले ने तो कुछ सोच के ही पहुँचाया होगा, तो आगे भी बढ़ेंगे। अगर आप लगातार काम करते रहोगे, पॉजिटिविटी अपने आप को बोलो कि हाँ एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो अपने आप ही इंसान पॉजिटिविटी में चला जाता है। अगर आप सोचोगे हमेशा नेगेटिव कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, या मैं तो कुछ भी कर लूँ मेरा कुछ नहीं होगा, तो फिर वो आप कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही इंसान के खुद के ऊपर रहती है। अगर आप सुबह उठ के सोचो कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा तो वो अच्छा जाता है। अगर आप सोचो कि मेरा दिन आज अच्छा नहीं जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो ख़राब ही जाता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर दिन अच्छा हो और हर दिन ख़राब हो। आपको आगे बढ़ना है, धीरे 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 करके आपको ग्रो करना है लाइफ में। जिस दिन आप रुक गए कि बस अब मैं यार कुछ नहीं करूँगा, मेरे बस की नहीं है, उस दिन फिर आपकी लाइफ वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो सर, प्लानिंग कितनी ज़रूरी है लाइफ में? प्लानिंग किसके लिए, मतलब बिजनेस की या फैमिली की? हाँ, या बिजनेस के लिए, फैमिली लाइफ को जीने के लिए प्लानिंग कितनी ज़रूरी है? प्लानिंग तो जो ऊपर वाला चाहता है वैसे ही होती है। आप कितना भी प्लान कर लो इस लाइफ में, जो आप प्लान करोगे वो कभी नहीं होता। तो मैंने कॉलेज में प्लान किया था कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा, नहीं हुआ। मैंने फिर उसके बाद जॉब करते टाइम प्लान किया था कि मैं बड़ा स्टार बनूँगा, नहीं बन पाया। बिज़नेस तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी करूँगा। मेरे दोस्त बिजनेसमैन क्या दिल्ली के अंदर जो दुकानें चलाते हैं, लाला, मैंने कहा यार क्या काम करते हो, पूरा दिन गल्ले पे बैठते हो, और आज मैं खुद बिज़नेस कर रहा हूँ। तो प्लान किया हुआ आपका कभी नहीं होता। ऊपर वाला जहाँ आपको ले जाना चाहता है वो खुद ब खुद आपको उस रास्ते पर चलाता है। तो लेकिन पता कैसे चलेगा कि ऊपर वाला आपको किस रास्ते पर लेकर जाना चाहता है? उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना या प्लान तो करना पड़ता है ना। मतलब किस तरह से आपको ये पता चला कि ये रास्ता है मेरा, ऊपर वाला यहाँ लेके जाना चाहता है मुझे? जो चीज़ करने में आपको खुशी मिलती हो। हाँ, जैसे अगर आपको एक्टिंग करने में खुशी मिलती है, आप नर्वस नहीं होते हैं, या फिर आपका मन करता है कि यार मेरे को एक्टिंग करनी, चाहे फ्री में भी करने को मिले पर मैं एक्टिंग करूँगा, तो उसके लिए एक्टिंग है। अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपको लगता है नहीं यार मेरे को बिज़नेस करना, तो आपको रिस्क लेना आना चाहिए। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क भी नहीं लेना, आपको एक्टिंग भी नहीं करनी है, कुछ नहीं, आपको एक सिंपल सीधी लाइफ चाहिए, तो फिर आप नौकरी कीजिए। कि नौकरी में सुबह जाइए, रात को आ जाइए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, आपका क्या अर्निंग है। तो ये आपके अकॉर्डिंगली कि आप क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, उस पर डिपेंड करता है। अब मुझे खुशी मिलती है, मैं सुबह उठ के तैयार होके जाता हूँ ऑफिस, और जो मेरे साथ काम करते हैं वो 3 बजे 4 बजे आते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ में खुशी नहीं मिलती है, पर मुझे अपने बिज़नेस में खुशी मिलती है। हालांकि मैं भी कभी कभी इतना मैं एंजाइटी में आता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ कि यार क्या होगा, कैसे होगा, आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो मैं भी उस दिन अपने सब फ़ोन ऑफ करता हूँ और अपना निकल जाता हूँ कहीं भी, कि ठीक है आज का दिन नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से शुरू करता हूँ, फिर से नया दिन आएगा। तो सर, बॉर्न एंड बॉटअप कहाँ से है? दिल्ली से? हरियाणा।
हरियाणा से? हाँ। तो सर हमें कुछ हरियाणवी में बोल के बताइए। हाँ बताओ, के बुझोगे, जो कहोगे वो बोल कर दिखा देंगे। और अगर जैसे गुस्सा करना हो? हरियाणवी गुस्सा तो रोज ही करते रहते हैं, मतलब हमारा गुस्सा ऐसा नहीं होता है कि गुस्सा आया और बहुत देर तक रहा, नहीं भाई, गुस्सा आया, निकाला, खत्म। तो सर कौन सा हरियाणवी सॉन्ग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हमारे यहाँ बहुत हरियाणवी सॉन्ग चल रहे हैं आजकल, मुझे एकदम से तो याद नहीं आएगा, बट 18 तोले ऐसा कुछ है एक गाना। तो मैं घर पे हरियाणवी बोलता हूँ अपनी, मतलब मेरी वाइफ को नहीं आती है, पर मैं हमेशा हरियाणवी में बात करता हूँ मम्मी पापा के साथ या फिर अकेले में। आगे की जो कॉन्वर्सेशन है वो हम हरियाणवी में करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, मैं कर लूँगा अगर समझ में आ जाता है। हाँ, हमारे ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगी। हरियाणवी इज़ मोर लाइक हिंदी, तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। आ जाएगी समझ में। ठीक है, तो फिर ठीक है। तो आप बताइए कि आपके बच्चे हैं? नाइब हमारे बालक तना हुए हैं, पर सारे रिश्तेदार ने कहना शुरू कर दिया कि भाई बालक बना लो, कद बनाओगे, फिर टाइम चला जाएगा। तो मकाई बता हम आपका बालक, हाँ आ रही है आपको समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है कि टाइम चला जाएगा, कब बालक होंगे, कब बनाओगे। हाँ तो भाई मैं न्यू कहा करूँ, मगर जब होने होंगे जब हो जाएंगे। हमारे हाथ में ऐसा है ना, इब्नू का के ऊपर वाले के हाथ में, तो ऊपर वाला थोड़ी बना होगा तब मना करने पड़ेंगे, पर जब होना होगा तब वो चीज़ अपने आप ही हो जाती है। ओके। तो कितना मतलब आपने सोचा है, कितने बच्चे? एक बच्चा, दो बच्चे? एक हो जा बहुत, 2-3 की पाले जाएंगे यार बॉम्बे जैसे शहर में, आप करना पड़ते हैं हमें। ओके सर। वो पहले का जमाना था, 8-10 पल जाते थे, कभी किसी पड़ोसी के घर पे पल रहे हैं, कभी कहीं पल रहे हैं। आजकल तो एक पालना मुश्किल है। तो सर रिसेंटली आपकी करण जौहर सर के साथ कुछ लड़ाई हुई थी, फाइटिंग हुई थी, या पेमेंट को लेकर कुछ दिक्कत हुई थी, क्या हुआ था? हाँ, करण जौहर प्रोडक्शन के साथ मेरा एक छोटा सा विवाद हुआ था। धर्मा प्रोडक्शन, उनकी एक फिल्म थी लाइगर, जो साउथ के एक डायरेक्टर के साथ मिलके वो लोग बना रहे थे। तो उन दिनों पर डे का मैंने उनसे 10,000 चार्ज किया था, बट उन्होंने बोला कि हम आपको सेम डे पेमेंट करेंगे, तो आप इस अमाउंट को थोड़ा कम कर दीजिए। तो उन टर्म्स पे हमारी बात हुई और मैंने 3 दिन शूट किया उनकी मूवी के लिए। पर जब मैंने उनसे पेमेंट के लिए पूछा कि आपने सेम डे पेमेंट कहा था, बट अभी 3 दिन का पेमेंट ड्यू हो गया है, तो उनका प्रोडक्शन से कुछ रिस्पॉन्स इतना खास आया नहीं। और उन्होंने बोला कि आप पेमेंट के लिए इतना फोर्स कर रहे हैं, तो आप या तो पेमेंट ले लीजिए, आप काम कर लीजिए, इतना बड़ा प्रोडक्शन है, आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है। तो मैंने कहा देखिए, मौका तो बॉम्बे में हर कोई किसी को देता है, बट यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा मैं आगे काम नहीं करूँगा। सही बात है। तो उन दिनों फिर उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम आपका पैसा रिलीज़ कर देंगे, बट हम आपको इस मूवी से अभी हटा देंगे, या आपका जो भी शूट किया है वो हम आपको एडिट कर देंगे, आपको दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वो आपका कॉल है, क्योंकि आपकी एक इस मूवी से मुझे कोई इतना बड़ा ब्रेक भी नहीं मिलने वाला है, या फिर मैं कोई बड़ा स्टार नहीं बन जाऊँगा। बट उस वक्त मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वो काम जो है वो कम पैसों में भी किया था। तो वो एक छोटा सा विवाद था। फिर उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था करण जौहर बोल के कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि आप बोलते हैं हम इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, इतने मूवीज़ बनाते हैं, करोड़ों का काम करते हैं, और आप कुछ हज़ारों और कुछ लाखों के लिए आप एक आर्टिस्ट को इतना परेशान करते हैं। तो एक छोटा सा एक वीडियो मैंने क्लिप डाला था 5 मिनट का, तो वो काफ़ी वायरल हुआ था उन दिनों। और उन दिनों सुशांत का केस भी बहुत बॉलीवुड में चल रहा था, तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी फिर करण जौहर को मेरी वीडियो देख के कुछ उनको उल्टा सीधा भी बोला था। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक्टर्स को एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है, तो उनको कितना आवाज़ उठानी चाहिए और कितना मतलब दिमाग से चलना चाहिए, या फिर उसको साइडलाइन करके बाकी अपने उस पर फोकस करना चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ पर हर किसी के साथ ये सब होता ही है, ये मैं अकेला नहीं था, हर दूसरा, मैं क्या बड़े से बड़ा एक्टर है जो इस चीज़ का शिकार होता है। तो लोग काम करते हैं, किसी भी टर्म्स पे काम करते हैं, और ना करने वाले अगर आप समुंदर में हैं तो आप मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते हैं। तो वही कहावत यहाँ की इंडस्ट्री की, अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना तो आपको लोगों के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो ये लोग आपको ब्लैक लिस्ट बोल लीजिए, या फिर आपको काम देना बंद कर देते हैं। तो एक एक्टर है तो उसको बहुत चीज़ें देख के यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो अगर उसको सर्वाइव करना है, उसको एक्टिंग में ही जाना है, तो उसको ये सब चीज़ों को अवॉइड करके और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। सर एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि वो जो रोडीज शो होता है या जो ऐसे रियलिटी शोज़ होते हैं, उसमें स्क्रिप्टेड होती है या वो सब कुछ एकदम सच होता है?
नहीं नहीं, ये काफ़ी सवाल मुझसे लोगों ने पूछा है कि ये स्क्रिप्टेड था क्या या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो ये तो सच है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है बिल्कुल भी, और उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी ऑडिशन के थ्रू ही होता है। बहुत से लोग उनको बोलते हैं कि हम आपका करवा देंगे पैसे देकर या कुछ और चीज़ से, ऐसा नहीं होता है। रोडीज़ का जो सिलेक्शन का जो कॉल है वो MTV लेता है और वो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करता है जिससे उनको लगता है कि वो आगे उनके कंटेंट दे पाएंगे। तो उसमें कोई फिक्शन या फिर कुछ ऐसा रोडीज़ में या स्पिट्सविला में कोई ऐसा सीन नहीं है। ओके, तो सर आपने अपनी पहली कार कब खरीदी थी? ऐसे तो मैंने 2012 में ही ले ली थी यहाँ पे बॉम्बे के अंदर। कार आते ही मेरे पास होंडा सिविक थी। अच्छा। हाँ, तो वो मेरी 4-5 साल उस गाड़ी के अंदर ही मैं सोया भी था जब मेरे पास घर नहीं था। तो वो गाड़ी थी जिसके अंदर मैं जाके सोता था रात को AC चला के। CNG की कार थी वो। ओके, और आज के टाइम में आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? नहीं, मैं क्योंकि मैं और मेरी वाइफ ही हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है। तो मेरे पास एक मेरी ऑडी है A6 और मेरे पास एक मेरी बुलेट है जावा बूमर, और एक गाड़ी हमारी I-20 थी, वो मैंने अभी दिल्ली भेज दी है। तो मैं और मेरी वाइफ के लिए एक गाड़ी और एक ये काफ़ी है। ठीक है, तो और आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मतलब कि ये अच्छा, शौक किस चीज़ का है आपको? मुझे कपड़े पहनने का शौक़ और मुझे गाड़ियों का शौक़ है। गाड़ियों में मैं अब हमेशा ही ये सोचता हूँ कि मैं या तो मर्सिडीज़ या BMW या फिर ऑडी या फिर उससे कोई बड़ी ही गाड़ी लूँगा। और कपड़े मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं अच्छा बन के रहूँ, चाहे मैं एक्टिंग में था या मैं बिज़नेस में हूँ या पॉलिटिक्स में था। जब मैं पॉलिटिक्स में था तो मैं अच्छे कुर्ते पजामे में रहता था। जब मैं एक्टिंग में आया तो मैं अच्छी टी-शर्ट्स, अच्छी जीन्स, अच्छी जैकेट्स कैरी करता था। और अभी ऑलमोस्ट मेरे पास 50-60 के करीब सूट्स हैं, तो मैं डेली वेयर्स में सूट और ये सब पहनना ही प्रेफर करता हूँ। ओके, तो सर आपकी पहली सैलरी कितनी थी? मेरी जो पहली सैलरी थी, जब मैं कॉलेज मैंने गया था तो 1500 रुपये मिलते थे मुझे एक महीने के। तो वो एक क्योंकि मैं BCom से ग्रेजुएट हूँ तो मैं एक CA के अंडर में एक अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो 1500 रुपये मुझे देता था। तो 1500 से मैंने शुरू किया था अपना लाइफ का जो अर्निंग का जो सफ़र था। और खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैं शौकीन मतलब? नहीं, मैं कुछ ऐसा फूडी नहीं हूँ। मैं सिंपल दाल रोटी वाला आदमी हूँ। घर पे मेरे को दाल रोटी चावल मिल जाए ये मेरे लिए बहुत है। बाहर का मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ खाना। ओके, और हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? अभी तो मेरे लिए सबसे जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपना बिज़नेस ग्रो करना है। अपनी अर्निंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ाने की है। और गाड़ियाँ लेने का शौक़ है, बाइक लेने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है। घूमने का हालांकि मैं इंडिया से बाहर कम ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। इंडिया में मुझे ज़्यादा ट्रैवल अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इंडिया में रहूँगा तो मैं अपने बिज़नेस के ही आसपास रहूँगा। अब्रॉड जाता हूँ तो फिर उससे लगता है कि मैं अपने बिज़नेस से कनेक्शन मेरा हट गया है। तो यहाँ ज़्यादा मुझे घूमना पसंद है इंडिया में। ओके, तो आप माउंटेन पर्सन हैं या बीच पर्सन? नहीं, मुझे बीच पसंद है। बीच पसंद है। ओके, माउंटेन्स इतने पसंद नहीं है? नहीं, पसंद है पर माउंटेन पहुंचने का ठीक है। मैं तो माउंटेन पहुंच गया, मेरे को अच्छा लगता है, बट वो ट्रैवलिंग मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लगती है। जो माउंटेन्स के लिए ट्रैवल करके जाते हैं घूम घूम के, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगता है और बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है कि 15 घंटे 20-20 घंटे का ट्रैवल होता है। मनाली आप जाओगे तो 18 घंटे 20 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ता है पहाड़ियों में। तो मुझे वो एक थोड़ा सा अवॉइड लगता है कि हाँ, अगर मैं जा भी रहा हूँ तो मैं ऐसा हो कि यहाँ से मैं उड़ूँ और सीधा मैं मनाली पहुँच जाऊँ। वो फिर भी ठीक है। हाँ, कई लोग जाते हैं ना, वैष्णो देवी जाते हैं प्लेन से डायरेक्ट। हाँ, दर्शन करने के लिए जितना आप टाइम को सेव कर सको उतना अच्छा। तो सर जैसे आपने ये टीका लगा रखा है तो आप मतलब डेली पूजा करते हैं या फिर डेली टीका क्या वाइफ लगाती है? नहीं, मैं डेली पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ सुबह उठ के, और प्रॉपर मैं 15-20 मिनट की पूजा होती है, टीका लगाता हूँ, उसके बाद ही मैं ऑफिस जाता हूँ। सर कहते हैं हनुमान चालीसा तो ब्रह्मचारी लोग जो होते हैं वो करते हैं ना? नहीं, वो तो ऐसे बोलने वाली बात है। हनुमान चालीसा में आपको ये दिखता है कि आप किसी भी चीज़ से ओवरकम करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको एक पावर चाहिए, तो हनुमान जी की सेवा बहुत ज़रूरी होती है कि आप उनका अगर उनकी आराधना करते हो तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है और एक ताकत मिलती है। आपको गानों का शौक है? गाने वाने मतलब किस तरीके के संगीत आप सुनते हैं जब अगर सुनते हैं? मुझे हरियाणवी ज़्यादा पसंद है और मैं सुबह उठ के ट्राई करता हूँ कि पहले तो भगवान के भजन चलाऊँ और उसके बाद जब मैं तैयार होने लगूँ तो फिर मैं अपने हरियाणवी सॉन्ग सुनता हूँ। ओके सर, तो फिर जाते जाते आप प्लीज़ हमारे लिए एक हरियाणवी सॉन्ग हमारी ऑडियंस को सुनाकर जाएंगे तो हमें और उन्हें दोनों को ही बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे सुनना पसंद है, सुनाना इतना अच्छा नहीं आता। सर कोई सा भी हरियाणवी सॉन्ग। हाँ। जैसे एक बहुत हमारे यहाँ पे फेमस गाना था, देसी 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 ना बोला कर छोड़ी रहे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रहे।
सर वहाँ देख के एटीट्यूड में देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे। तो ये देखो, ये बॉम्बे शहर हमारा, ये देसी का फैन है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं सर से, और सर से मुलाकात का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।